गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन विज्ञान फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं और जिसके पार्ट 18 तक हमने कर लिया। आज 19 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था स्टोकियोमेट्रिक गुणांक व स्टोकियोमेट्रिक परिकलन। दो शब्दों से स्टोकियो और मेट्रॉन। स्टोकियो का अर्थ है तत्व, मेट्रॉन का अर्थ है मापना। हम तत्वों का क्या कर रहे थे भी मापन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने मोल के बराबर, आयतन, ग्राम, अवोगाद्रो संख्या, सभी प्रकार के नंबरों के अंदर इसको शो किया था। जैसे एक रिएक्शन के द्वारा मैं और बताती हूँ आपको। जैसे SO2 है हमारे पास और O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 बना रही है। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें मोलों की संख्या लिखने के लिए कहे तो मोलों की संख्या, इसके आगे 2 लगा हुआ है तो 2 मोल हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 मोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। ठीक है। अगर ग्राम में मात्रा कहे, ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में मात्रा हम निकाल सकते हैं। सल्फर की 32, एक ऑक्सीजन की 16, तो 2 की कितनी हो जाएगी 32, कितनी हो गई 64। यानी कि SO2 का जो ग्राम में मात्रा है वो कितनी आ गई 64 आ गई और 2 आगे लगा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक SO2 मोल की 64 है तो 2 की डबल हो जाएगी। फिर एक ऑक्सीजन की 16 तो 2 की कितनी हो जाएगी 32 ग्राम। ठीक है। और फिर SO3 बन रहा है, एक की सल्फर की 32 और 3 ऑक्सीजन की कितनी होती है 48, तो 0, 3 और 4 7 और 1 8, तो 2 इंटू में 80 ग्राम, यानी कि एक SO3 मोलिक्यूल की कितनी हो गई 80 ग्राम हो गई। तो इस तरीके से हम ग्राम में मात्रा निकाल सकते हैं। अगर हमें आयतन देना हो तो 1 मोल बराबर क्या होता है 22.4 होता है, तो यहाँ 2 मोल दे रखा है तो 2 इंटू में 22.4 हो जाएगा। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है तो 5 लीटर हो जाएगा और 2 मोल बराबर 2 इंटू में 4 लीटर हो जाएगा। 2 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। और अवोगाद्रो संख्या में अगर शो करना है तो 2 इंटू में अवोगाद्रो संख्या हो जाएगी और इसका Na आ जाएगा और इसका 2 इंटू में Na, और Na का मान कितना होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। इस आधार पर यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। ग्राम में मात्रा दे रखी है, आयतन दे रखा है, मोल्स दे रखे है, अवोगाद्रो नंबर दे रखा है। अब देखो इसमें से कोई भी चीज़ द्रव्यमान देकर द्रव्यमान पूछ सकता है, आयतन देकर आयतन पूछ सकता है, द्रव्यमान देकर आयतन पूछ सकता है, आयतन देकर द्रव्यमान पूछा जा सकता है। इस आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के संबंध हमने ज्ञात किए थे। एक तो द्रव्यमान संबंध कि द्रव्यमान देकर के द्रव्यमान संबंध पूछा जा सकता है। ठीक है। और दूसरा था हमारा द्रव्यमान आयतन संबंध। दूसरा क्या था हमारा द्रव्यमान आयतन संबंध, यानी कि द्रव्यमान देकर आयतन पूछा जा सकता है और आयतन देकर द्रव्यमान पूछा जा सकता है। और तीसरा आ जाएगा आयतन आयतन संबंध। तीसरा क्या आ जाएगा आयतन आयतन संबंध। आयतन देकर आयतन पूछा जा सकता है। तो जैसे देखिए मैं आपको कह दूं कि 64 ग्राम SO2 कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 बनाती है, तो 32 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान देकर द्रव्यमान पूछा है। ठीक है। दूसरा द्रव्यमान 64 ग्राम SO2 कितने ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो 22.4 लीटर हो जाएगा। तो आयतन पूछ लिया। कई बार ये बोलता है कि 44.8 लीटर कितने लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 44.8 लीटर SO3 बनाती है, तो आयतन आयतन द्रव्यमान पूछ लिया। तो इस तरीके के तीनों संबंध पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें रिएक्शन में ये सारी चीज़ें शो करनी पड़ेगी तभी हम कर सकते हैं।
तो हमारे पास 3 संबंध आ गए, एक एक संबंध का अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है द्रव्यमान संबंध। द्रव्यमान संबंध, इसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान दे करके द्रव्यमान ही पूछा जाएगा, इसलिए इस संबंध को क्या बोला जाएगा, द्रव्यमान संबंध। एक का द्रव्यमान दिया होगा और दूसरे का पूछ लिया जाएगा। जैसे इस पर हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक पर क्वेश्चन ही है इसके अंदर, ठीक है। हमें बोला है कि 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान इतना है, ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है हमसे। तो देखिए सबसे पहले कॉपर कार्बोनेट और गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये, तो किसी के पास कुछ नहीं है तो इसका 1 मोल हो गया और इसका भी 1 मोल हो गया, ये तो आप लिख सकते हो, ये भी 1 मोल हो गया, ठीक है। अब हमें आयतन पूछा नहीं है, फिर भी मैं चलो सारी चीज़ें एक बार शो कर देती हूँ। ये 22.4 हो जाएगी, ये 22.4 हो जाएगा, ये 22.4 हो जाएगा, और ये Na हो जाएगा, ये भी Na हो जाएगा, और ये भी Na हो जाएगा। ये तो बात आ गई, लेकिन हमें द्रव्यमान पूछा है तो हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे, तो इसलिए इनको साफ कर देते हैं। 1 मोल तो किसी के लिए भी लिख सकते हैं हमें, ठीक है ना। तो जैसे देखिए कॉपर कार्बोनेट का कितना द्रव्यमान है वो हम ज्ञात करें। तो इसमें कॉपर का द्रव्यमान दे रखा है, कॉपर का द्रव्यमान कितना है, 63.5 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कॉपर कार्बोनेट की ग्राम में वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो इसका तो 63.5 हो गया, कार्बन का 12 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो 5 आ गया, 10 और 2 12, 10 और 3 13, और इधर 10 11 और 12, इसका तो आ गया 123.5 ग्राम में मात्रा, ठीक है, 123.5 ग्राम। अब उसके बाद में ये छोड़ो, फिर उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान निकालना है, तो इसका 63.5 होता है और इसका 16 होता है, तो 5.97, तो इसका 79.5 आ जाएगा। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सबका ही निकालना है। क्या होता है, 44 ग्राम, इसका 44 ग्राम और इसका इतना। अब देखो हमारे पास ये पूछ रहा है कि 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना आएगा। तो ये तो पता चल ही रहा है कि यहाँ गर्म कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना आ रहा है, इसका दे दिया इसने, इसका नहीं दिया, इसका पूछ रहा है, तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इसको क्वेश्चन करके भी निकाल सकते हैं अपने। तो 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होती है। कॉपर ऑक्साइड कितनी प्राप्त होती है, अब देखो कितनी प्राप्त हो रही है, 79.5 ग्राम प्राप्त हो रही है ना। और अगर 1 ग्राम करेंगे तो 1 ग्राम के साथ कितनी हो जाएगी, 79.5 बटा में 123.5 इतनी हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कितनी प्राप्त होगी। आंसर तो हमने पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकाल लिया, अब तो हमें हल ही करना है सिर्फ पेपर की दृष्टि से। ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगी, ठीक है।
तो ये 79.5 बटा में 35 पॉइंट इंटू में 12.35। इसका दशमलव उठाओगे नीचे 100 लग जाएगा, इसका दशमलव उठाओगे ऊपर 10 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में ये 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1235 से 1235 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 7.95, यानी कि 7.95 आ गया। यानी कि हमारे पास अगर 123.5 ग्राम होती है तो हमें कॉपर ऑक्साइड इतना प्राप्त होता है, ग्राम में पूछे तो। लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, सीधा ही पूछे कि कॉपर ऑक्साइड को ग्राम करने पर कितनी होगी, तब तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के तरीके से देखिए 1235 ग्राम में कॉपर ऑक्साइड कितनी है, तो इतने 7.95 ग्राम आ जाएगी, 7.95 ग्राम आ जाएगी। अब देखो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं पूछा तो इसका भी निकाल सकते हैं हम। तो 123.5 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड है 44, एक में क्या हो जाएगी 44 बटा में 123.5 और 12.35 में ये दशमलव लाओगे नीचे 10 और ऊपर नीचे 100 ऊपर 10, 0 से 1235 से 1235 और ऊपर आ जाएगा 4.4 ग्राम। ठीक है, तो 1235 के अंदर कॉपर ऑक्साइड तो कितना है 7.95 और ये कितना आ रहा है, अब देखो आ गया ना आंसर। 1235 को इसमें और इसमें डिवाइड कर रखा है तो ये तो 7.95 ग्राम आ रहा है। ठीक है, और ये 4.4 ग्राम आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1235 ग्राम आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन सही है, तो हम आंसर भी चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। ये था द्रव्यमान संबंध, यानी कि द्रव्यमान दे करके ही द्रव्यमान पूछ रहा है। द्रव्यमान दे करके द्रव्यमान पूछ रहा है। दूसरा आता है द्रव्यमान आयतन संबंध, द्रव्यमान आयतन संबंध। अब इसके अंदर या तो द्रव्यमान दिया होगा आयतन पूछा जाएगा, या आयतन दिया होगा द्रव्यमान पूछा जाएगा। जिसको पूछ रहे हैं उसी को हल कर सकते हैं अपने। इसके अंदर क्या होता है क्वेश्चन देखिए, बाहर 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम हमें मतलब उसको गर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है, और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्राप्त हो जाएगी हमें। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आयतन पूछ रहा है, और दूसरा क्या पूछ रहा है ग्राम और आयतन दो को लिख लेंगे, बाकी चीज़ों को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम निकालेंगे द्रव्यमान निकालें तो कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 और प्लस 48, तो देखो इसका निकल जाएगा 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, और ये कितना है 40 प्लस 16, तो ये 56 ग्राम हो जाएगा, और ये 44 ग्राम आता है, ये पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है। तो ये कितना हो गया 56 ग्राम। अब आयतन ये 1 मोल है, ठीक है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ठीक है। तो ये 22.4 लीटर आ जाएगा, ये भी 22.4 लीटर है और ये भी 22.4 लीटर है, ठीक है। ये हमसे ये पूछ रहा है कि 11.2 लीटर, इसको आधा कर देंगे, आधा कर रहे हैं हम, 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम इसके जलाने पड़ेंगे, कितने ग्राम को गर्म करना पड़ेगा। तो जब 11.2 लीटर आधा हो सकता है तो 100 ग्राम भी तो आधा हो सकता है। कितना ग्राम जलाना पड़ेगा जब 11.2 लीटर प्राप्त होगा। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे
तो ये आधा कर रहे हैं तो ये भी आधा हो जाएगा। अब 50 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। देखो कैसे आता है, निकालते हैं अपने। तो देख यहाँ पर देखिए 22.4 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए 22.4 CO2 प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा चाहिएगी। ग्राम में मात्रा चाहिए, कितनी मात्रा चाहिएगी? 100 ग्राम चाहिएगी। जब 22.4 लीटर होगा तो ये 100 ग्राम लेनी पड़ेगी अपने को। एक में कितनी लेनी पड़ेगी? 100 बट्टा में 22.4। क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ, बाकी आंसर तो हमने पहले ही निकाली। और 11.2 लीटर के साथ 100 बटा में 22.4 जो क्वेश्चन में दी होती है वो चीज़ यही लगती है हमेशा। इसको काटोगे 2, इसको काटोगे 50, तो कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 50 ग्राम की। तो हम क्वेश्चन को देखकर ही जनरली आंसर निकाल सकते हैं। जब 22.4 का 11.2 लीटर हो सकता है तो 100 ग्राम का 50 ग्राम हो जाएगा। एक जनरल सी हम सीधा ही दिमाग लगा करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तीसरा आता है आयतन आयतन संबंध। तीसरा आता है आयतन आयतन संबंध। मतलब आयतन ही दिया होगा, आयतन ही पूछा जाएगा, इसलिए इस संबंध को क्या बोलेंगे? आयतन आयतन संबंध बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 200 ml आयतन, 200 ml आयतन की एसिटिलीन है, उसका दहन कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए और बनने वाली CO2 कितनी चाहिए? एसिटिलीन एक वेल्डिंग करने वाली जो गैस होती है उसको एसिटिलीन बोला जाता है। और एसिटिलीन का क्या करवा रहे हैं? दहन करवा रहे हैं। और दहन हमेशा ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो C2H2, और इसका क्या करवा रहे हैं हम? दहन करवा रहे हैं। और दहन करवाने के लिए इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण ये बनेगी, यहाँ पे CO2 प्राप्त होंगे और यहाँ पर हमें H2O प्राप्त होंगे। दहन जब भी कराया जाता है तो CO2 प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे जितने कार्बन है उतने तो हमें CO2 प्राप्त हो जाएंगे, और जितने कार्बन है उससे 2 कम H2O प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें आयतन दे रखा है तो ग्राम में मात्रा निकालने की जरूरत है नहीं। आयतन में पूछा है, इसका 200 ml आयतन है, तो मान लो सीधा ही मान लेते हैं इसका 2 आयतन है, इसका 2 आयतन है, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 आयतन हो जाएगा, और इसका 4 आयतन हो जाएगा, और इसका 2 आयतन हो जाएगा। इसने कितना दे रखा है क्वेश्चन में? इसको 200 ml दे रखा है, तो ये 500 ml हो जाएगा 5 के अकॉर्डिंग, ये 400 ml हो जाएगा, और ये 200 ml हो जाएगा। आंसर यहीं पर आ गया हमारा। देखो 200 ml आयतन एसिटिलीन के पूर्ण दहन करने के लिए ऑक्सीजन का कितना आयतन चाहिएगा? 500 ml, और बनने वाली CO2 का आयतन, बनने वाली CO2 का 400 ml आयतन चाहिएगा। ये दोनों आंसर आ गए हमारे यहीं पर भी। अब क्वेश्चन करने के तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एसिटिलीन है उसका पूर्ण दहन कर रहे हैं, और पूर्ण दहन करने पर ऑक्सीजन का कितना आयतन चाहिए? तो अब देखो हमारे पास में जो 2 आयतन C2H2 का दहन करने के लिए ऑक्सीजन का आयतन चाहिए। ऑक्सीजन का आयतन चाहिए, कितना चाहिएगा? 5 आयतन। 2 आयतन में 5 आयतन, एक में 5 बटा 2, और 200 में कितना होगा? 5 बटा में 2 इंटू में 200, कैंसिल कर दोगे 100 आ जाएगा, यानी कि 500 ml आ गया। तो हमें 500 ml ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ये रहा फर्स्ट नंबर आंसर, मैंने आपको पहले ही बताया था। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। फिर 2 आयतन C2H2 का दहन करने पर और क्या बन रही है? CO2 बन रही है। तो बनने वाली CO2 का आयतन, तो यहाँ पर कितना है? 4 आयतन।
नीचे वाला तो हमने निकाला है। 1 में कितना हो जाएगा 4/2। 200 में कितना हो जाएगा 4/2 इंटू में 200। इसको काट दो 2 आ जाएगा। 200 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 400 ml। ये आंसर हमने पहले निकाल लिया था। तो इस तरीके से अपने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये 3 प्रकार के द्रव्यमान संबंध थे। द्रव्यमान आयतन संबंध, आयतन आयतन संबंध। प्रत्येक संबंध से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। क्वेश्चन का आंसर यही निकल जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी करने पेपर में करके ऐसे आना है। करने का तरीका पता होना चाहिए हमें, किस तरीके से करना है। बाकी क्वेश्चन में ऊपर सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। अगर हमें उससे लिखने का तरीका आता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें ऊपर लिखने का तरीका नहीं आता तो नीचे हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसी रिएक्शन लिख करके इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आएंगे। ऐसे नहीं कि मैंने एक करवा दिया, वो उतार लिया, अपने कॉपी में आ जाएगा, ऐसे नहीं आएंगे। आप इस तरीके के क्वेश्चन बुक में दिए होते हैं और उनको आप बार बार करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। ये टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।